हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2025 का है, पेपर कोड 801 बीबी, ये पेपर कोड है। इसके सभी बहुविकल्पी प्रश्न और गद्यांश पद्यांश के किस प्रकार संदर्भ लिखे जाते हैं, व्याख्या किस प्रकार लिखा जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं, इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, बादल की मृत्यु। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा जी का ये बादल की मृत्यु रचना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? किस कहानीकार का? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है, तो ये यात्रा साहित्य है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए मेरी आत्म कहानी ये सम्मिलित नहीं है। बाकी ये क्या भूलूं क्या याद रख करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, बाकी ये 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित हैं। और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। इसमें चौथा भाग जो है उसको याद कर लीजिएगा, कौन सा है? तो 10 द्वार, 10 द्वार से सोपान तक, सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, तो मेरी आत्म कहानी। और 4 भाग कौन कौन से हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो इसमें मेरी आत्म कहानी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रीतिकाल की काव्य भाषा है, तो रीतिकाल की काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा? तो ब्रज भाषा है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कवि भूषण की रचना नहीं है, तो कवि भूषण की रचना नहीं है रामचंद्रिका। कवि भूषण जी की रचना नहीं है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास जी की है। किसकी है? केशव दास जी की ये रचना है। बाकी जो शेष दिए गए हैं, शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, ये भूषण जी की रचना है। बाकी रामचंद्रिका जो ए ऑप्शन है, रामचंद्रिका, ये केशव दास जी की है। तो नहीं पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो राहों के अन्वेषी कहकर अज्ञेय जी ने संबोधित किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धूप के दान रचना किसकी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धूप के धान किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर जी का है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर जी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन, करुण रस का अस्थाई भाव है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन मानहू। अब देखिए यहां पर क्या शब्द आया है, मानहू, मानहू, जनू, जानहू। इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ संभावना व्यक्त किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये मानहू, जानहू, ये याद करने का ट्रिक है। मानहू, जानहू, जानो, मानो, इस प्रकार के शब्द आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो सममात्रिक छंद है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग लगाए, अधि उपसर्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जहां संख्यावाची शब्द आ जाए वहां पर द्विगु समास होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्षीर शब्द का तत्सम रूप है, तो क्षीर शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो क्षीर होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तस्मय में विभक्ति और वचन है, तो तस्मय चतुर्विभक्ति एक वचन है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। तो जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, सुख का बोध होता है उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रोहन से चला नहीं जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य आपको बताना है। तो वाच्य चला नहीं जाता है तो भाव वाच्य है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अविकारी शब्द हैं, तो अविकारी शब्द कौन है? तो निकट अविकारी शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए इसमें अब गद्यांश के प्रश्न देखते हैं और किस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, दो क्वेश्चन दिया है अथवा करके एक क्वेश्चन दिया है। तो आपको केवल एक करना है, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप लोग ये नीचे वाला भी कर सकते हैं। इसमें देखिए पहला देखें, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न में तो इसमें दिया है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। 3 क्वेश्चन दिया गया है, 2-2 नंबर का सभी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पैरा किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है आपको याद होने चाहिए। तो गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के जो रेखांकित अंश हैं ये इनका व्याख्या करना है, इनका अर्थ क्या है ये लिखना है।
तीसरा है किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। तो इस पैरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर इसी पैरे में से आपको मिल जाएगा। देखिए, संदर्भ लिखने के लिए इसमें पाठ का नाम याद होना चाहिए। ये किस पाठ से लिया गया है, तो पाठ का नाम क्या है, मित्रता पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, तो मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। तो इतना याद होना चाहिए। अब देखिए, इतना याद होने पर संदर्भ किस प्रकार लिखें कि हमको पूरा में पूरा नंबर मिले। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तरी संख्या 1। यहां पर संकेत लिखेंगे, बहुत से लोग ... अच्छी बात नहीं। जो यहां से ये शुरू का यहां से यहां तक लिख दीजिए और अंत का यहां से इतना लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद हम लोग संदर्भ लिखेंगे। सभी पाठ का इसी प्रकार से संदर्भ लिखे जाते हैं, बस यहां पर केवल ये पाठ का नाम बदला जाता है और ये लेखक का नाम बदला जाता है। तो इस संदर्भ को ध्यानपूर्वक देखिए और इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्य से लिया गया है तो गद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी किससे लिया गया है, तो हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो यहां पर लिखना है, देखिए ये ब्लैक पेन से लिखा गया है, तो ये ब्लैक पेन से ही लिखना है। गद्य खंड से लिया गया है तो गद्य खंड लिखेंगे। कि मित्रता किस पाठ से लिया गया है, तो मित्रता पाठ से लिया गया है, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक और इसको ब्लैक से लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इतना आपको संदर्भ में लिखना होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो यहां पर देखिए रेखांकित कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक आपको रेखांकित किया गया है और इसका अर्थ बताना है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, कुछ लोगों की संगत या थोड़ी देर की बातचीत भी हमारी बुद्धि और सोच को खराब कर सकती है, क्योंकि उस दौरान कही गई बातें मन पर बुरा असर डालती हैं और हमारी अंदरूनी शुद्धता खत्म होने लगती है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से लिखना है। तीसरा का क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है, तो भाद्य और फुहड़ गीत जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं। तो यही आपको लिखना है किस प्रकार से, देखिए भाद्य व फुहड़ गीत का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा, इस पर 2 नंबर और इस पर 2 नंबर, आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे यदि आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ये ऊपर वाला है और एक ये नीचे दिया गया है। तो यहां पर देखिए ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, ये ऊपर वाला उदोमन भाई 10-20, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अथवा वाला यहां पर हम सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए अथवा वाला है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया है और ये झांसी की रानी पर लिखा गया है। देखिए इस पर लिखा गया है, पैरा दिया है, सहे बार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म अर्थात सोने से। 3 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है और ये भी 2 नंबर का है।
तो आपको यहाँ पर पदांश का संदर्भ लिखना है, और संदर्भ किस प्रकार लिखना है, तो पाठ का नाम याद होना चाहिए आपको और लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो देखिए ये जो पाठ का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर पाठ का नाम है, और इसके कवित्री जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है ये। तो संदर्भ में इतना लिखना होगा, और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पर 2 नंबर है, तो रेखांकित ये जो किया गया है इसका व्याख्या करना है। और इसमें आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको केवल अलंकार का नाम बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से संदर्भ लिखना है। पहले देखिए इस प्रकार से, पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तरी संख्या 2 का अथवा लिखेंगे। अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा यहाँ पर लिखेंगे, और अथवा वाला नहीं कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तरी संख्या 2 केवल लिखेंगे। यहाँ पर संकेत लिखेंगे, सही बार पर डॉट डॉट भस्म यथा सोने से, इतना लिखने के बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पदांश। अब देखिए वो गद्यांश था, ये पदांश है। तो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के झांसी की रानी की समाधि पर नामक शीर्षक से लिया गया है। सब में इसी प्रकार से लिखा जाता है, केवल अब यहाँ पर देखिए वहां पर गद्य काव्य था, गद्य खंड था, यहाँ पर काव्य खंड है। बस यहाँ पर चेंज करना है आपको, यहाँ पर पदांश लिखेंगे और यहाँ पर गद्य खंड की जगह पर काव्य खंड लिखेंगे। बाकी ये पाठ का नाम हो गया। और यहाँ पर देखेंगे कि इस कविता का जो, अब यहाँ पर लिखने पर थोड़ा सावधानी रखेंगे कि यदि मेल फीमेल का अंतर रखेंगे। अगर यहाँ पर फीमेल है तो कवित्री लिखेंगे और मेल है तो कवि लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश किया गया है इसमें, उसका व्याख्या देखिए कहां से कहां तक किया गया है। तो बढ़ जाता है मान वीर का, यानी बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। देखिए कोई वीर है तो उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा यदि वह रण में बलिदान हो जाता है, स्वतंत्रता के लिए और देश के लिए कुर्बान हो जाता है, तो वह उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, जिस प्रकार से सोने की कीमत, सोने की जो वस्तु है उसको जला दिया जाए तो उसका जो मूल्य होता है सोने से भी अधिक हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार लिखना है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे जिस प्रकार युद्ध भूमि में बलिदान होने से वीर पुरुष का सम्मान और महत्व और अधिक बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही सोने को भस्म करने के बाद भी उसका मूल्य कम नहीं होता है, बल्कि वह और भी कीमती हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि सोने को भस्म करने के बाद भी उसका मूल्य कम नहीं होता बल्कि वह और भी कीमती हो जाता है। भस्म मतलब होता है राख, भस्म मतलब राख। उसी प्रकार से कोई वीर पुरुष है, उसका युद्ध भूमि में बलिदान हो जाता है तो उस वीर पुरुष का सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि सोने को भस्म करने के बाद उसका सोने का कीमत और कम नहीं होता है बल्कि उसका कीमत और बढ़ जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को परीक्षा में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार, क्योंकि
उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से उसके समान गुणधर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार से यह कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। अब इसमें हम लोग संस्कृत की किस प्रकार व्याख्या लिखा जाता है और अर्थ लिखा जाता है उसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। अब इसमें देखिए केवल आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक का नाम नहीं दिया रहता है, तो किस पाठ से लिया गया है और हिंदी में अनुवाद करने के लिए इसका हिंदी में अब अनुवाद करेंगे। तो आप लोग संदर्भ लिखेंगे तो उस पर 2 नंबर मिलेगा और इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है, तो 3 नंबर मिलेगा। और दो दिया गया है, इसमें एक करना है, या तो तीसरा करिए या तीसरा का अथ वाला बना लीजिए। इसी तरह से संस्कृत में एक पद्यांश पर आएगा, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो 2 दिया गया है, इसमें से किसी एक को करना होगा। इसमें भी आप लोगों को केवल पाठ का नाम याद करना होगा, किस पाठ से ये दोनों लिए गए हैं। तो आइए देखिए किस प्रकार संदर्भ लिखा जाता है, इसको आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तरी संख्या 3 और यहां पर संकेत देंगे, यहां पर संकेत लिखेंगे कहां से कहां तक और संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में केवल आपको ये पाठ का नाम लिखना होता है, तो इस प्रकार लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, और पाठ का नाम जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिख देंगे। इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। और हिंदी में अनुवाद हेडिंग लगाएंगे, हिंदी में अनुवाद। देखिए अब प्रश्नोत्तर 4 अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा लिखेंगे और यहाँ पर संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। अब यहाँ पर पदांश है तो पदांश लिखेंगे, बाकी सब वही रहेगा और यहाँ पर पाठ का नाम चेंज होगा। इसके बाद हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद लिखना है। इस प्रकार से यदि आप लोग पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं।